अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि सहायक उर्दू अनुवादक का सेकंड लिस्ट का जो काउंसलिंग है वो 29 और 30 जनवरी को होने जा रहा है। तो बहुत सारे हज़रात पूछ रहे थे कि सर जो प्रपत्र 1 है यानी जो फॉर्म है उसको किस तरह से भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम लोगों को ले जाने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फॉर्म कैसे भरना है वो मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा और कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं वो सारा चीज़ मैं आज क्लियर करूंगा। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखेंगे और दोबारा देखने के बाद भी अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है तब जाकर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी हजरात से दरख्वास्त करूंगा कि जो ये यूट्यूब चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड जितनी भी अपडेट है आप सभी लोगों को यहाँ पे मिलती रहेगी। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन दूंगा सहायक उर्दू अनुवादक से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आराम से देख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाए। तो इसीलिए आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रपत्र 1 को कैसे भरना है। तो आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सी बारीकी चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत सी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस फॉर्म को आप लोग सही कैसे भर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये आप लोग 3 पेज इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके बाद तीनों पेज में आपको सही सारा कुछ भरना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या भरना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमाण पत्र की जांच की तिथि, यानी आपका काउंसलिंग जब है तब उस दिन का डेट आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आपका डेट 29 को है तो आप यहाँ पे 29 तारीख लिख देंगे और अगर 30 को है तो आप 30/1/2024 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो अनुक्रमांक देख रहे हैं ये अनुक्रमांक में आपका मेंस का रोल नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप सभी लोग अपना नाम यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद पिता का नाम या फिर पति का नाम, तो यहाँ पे आप अपने पिता का नाम लिखेंगे और अगर कोई महिला है शादीशुदा है तो अपना पति का भी नाम तो वो अपने पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि गृह जिला यानी आपका कौन सा ज़िला है, तो आप अपने ज़िले का नाम यहाँ पे लिखेंगे। राज्य यानी अगर आप बिहार से हैं तो बिहार लिखेंगे और अगर आप बिहार से बाहर के हैं यूपी के हैं या झारखंड के हैं तो आप अपना राज्य यहाँ पे बिहार या झारखंड लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं जन्म तिथि लिखा हुआ है, तो जन्म तिथि आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उम्र का सत्यापन आप चौथे नंबर पे देख सकते हैं कि उम्र का सत्यापन पूछा जा रहा है, यानी 1/8/2015 तक आपका उम्र क्या है ये आपको यहाँ पे बैठाना है कि आपका कितना वर्ष हो रहा है, कितना महीना हो रहा है और कितना दिन हो रहा है। और अगर किसी हजरात को अपना उम्र निकालने में दिक्कत आ रही होगी तो वो अपना उम्र मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, मैं उनको जो ये उम्र है वो कैलकुलेशन करके मैं बता दूंगा। उसके बाद आप 5वें नंबर पे आप देख सकते हैं क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं। अगर आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे और अगर आप नहीं हैं तो नहीं पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप 6 नंबर पे देख सकते हैं 6 नंबर में पूछ रहा है कि क्या आप सरकारी सेवक में हैं, यानी आप पहले से अगर जॉब में हैं तो आपको यहाँ पे हाँ करना है, अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर आप सेना में रहे हैं तो उसमें आप हाँ करेंगे और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे।
उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास प्रमाण पत्र, यानी आपको आवासीय प्रमाण पत्र यानी अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र आपको अगर आप बिहार राज्य के हैं तो आपको हाँ करना है, अगर आप अदर हैं तो आपको नहीं में करना है। उसके बाद जो आपका अस्थायी प्रमाण पत्र है उसका निर्गत होने की संख्या और उसका तिथि आपको यहाँ पे लिखना है, यानी वो उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा और किस डेट को बना है वो आपको तारीख यहाँ पे बैठाना है। उसके बाद आपको यह निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिखना है, पदाधिकारी का पद नाम लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम पदनाम लिखना है। पदनाम मीन्स कि अगर वो आपका सीओ हो सकता है आप, या फिर अगर एसडीएम से बनवाए होंगे तो आपका एसडीएम हो सकता है, तो आप वहाँ पे लिख देंगे, या तो आपका राजस्व अधिकारी होगा या फिर आपका तो वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा, वो आप देख लेंगे और आप वहाँ पे लिख देंगे। ज़्यादातर का आपका राजस्व कर्मचारी होगा तो आप राजस्व कर्मचारी वहाँ पे लिख देंगे। अगर आपने अपने ब्लॉक से बनाया है तो आपका राजस्व अधिकारी होगा, उसका नाम आप लिख देंगे, वो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे किस कोटि से आते हैं वो जाति का नाम लिख देंगे, यानी कि आप जिस जाति में भी हैं उस जाति का आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। उसके बाद आपका आरक्षण कोटि कौन सा है, ईबीसी है, बीसी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपके जाति प्रमाण पत्र का संख्या यहाँ पे लिखना है और उसका तिथि यहाँ पे लिखना है। उसके बाद वो आपका सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है और उस अधिकारी का पद नाम क्या है, राजस्व अधिकारी से हुआ है तो यहाँ पे आप लिख देंगे राजस्व अधिकारी। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत करने की तिथि, यानी आप क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे और कब निर्गत हुआ है उसकी तिथि आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम, अगर राजस्व अधिकारी से किए हैं तो राजस्व अधिकारी आप यहाँ पे लिख देंगे, और अगर एसडीएम से बनवाया है तो एसडीएम यहाँ पे एसडीएम भी लिख देंगे। यानी आपका सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किस अधिकारी ने निर्गत किया है, वो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा। तो जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा वही चीज़ यहाँ पे आपको लिखनी है, यानी जहाँ पे भी आपका पदाधिकारी का पदनाम लिखा हुआ है वहाँ पे ये सारा चीज़ आपको लिखना है। उसके बाद आप 10वें नंबर पे देख सकते हैं बीसी एमबीसी द्वारा समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में फॉर्म 18B आपको, अगर आपका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है अगर 1 साल पुराना है तो वो आपको फॉर्म 18B भर के देना है। तो अगर आपको देना है तो आप समर्पित करेंगे, और अगर 1 साल से पुराना नहीं है तो आप समर्पित नहीं करेंगे। दिव्यांग, हाँ या नहीं, तो आप अगर दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग में यस या नो कर देंगे। आपका कितना % है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। दिव्यांग की श्रेणी आपका क्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि आप दृष्टि से हैं, कि मूक बाधित है, कि मनोविकार है, यानी आपका जो भी दिव्यांगता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र की संख्या और निर्गत करने की तिथि, यानी आपका दिव्यांग सर्टिफिकेट का नंबर और कब जारी हुआ है उसकी तिथि यहाँ पे लिखना है, और वो आप कहाँ से लिए हैं। तो मेनली आपको जो डिस्ट्रिक्ट का सदर अस्पताल होता है आपने अक्सर वहीं से बनाया होगा, तो उसका नाम आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे सिविल सर्जन ऑफिसर, और आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। वो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा वो चीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका आता है आपका मैट्रिक। अगर आप स्कूल बोर्ड से है तो मैट्रिक, और अगर आप मदरसा बोर्ड से है तो फौकानिया। तो वो फौकानिया आप कब पढ़ाई किया है, हो सकता है आप
हाँ, आपका 2007-8 हो, 2008-9 हो, 2010-11 हो, वो सत्र आप यहाँ पे लिख देंगे। और किस साल उत्तीर्ण किए हैं तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि अगर सेशन आपका 7-8 होगा तो आपका उत्तीर्ण वर्ष 2008 हो जाएगा। और आप किस मदरसे से हैं किए हैं या फिर किस स्कूल से किए हैं, वो आप स्कूल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपका जो फौकनिया अगर होगा तो वो 1200 नंबर का होता है, तो आप यहाँ पे 1200 नंबर लिख देंगे। और अगर स्कूल से होगा तो आप स्कूल में 500 नंबर का होता है, तो आप यहाँ पे 500 नंबर लिख देंगे। और यहाँ पे आप लिख देंगे अगर फौकनिया में आपने कितना नंबर लाया है तो यह यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कितना परसेंटेज होता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर 60% से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न होगा, तो यहाँ पे आप फर्स्ट डिवीज़न लिख देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं उर्दू विषय में कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट तथा समकक्ष। तो या तो आपने इंटरमीडिएट किया होगा या फिर आपने मौलवी किया होगा। तो आपने जिस सत्र में किया होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे 2009-10 या 10-11। उसके बाद किस साल आप उत्तीर्ण हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कहाँ से आप फौकनिया कहाँ से आप मौलवी किए हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कितने नंबर का होता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। अगर फौकनिया किए होंगे तो आपका 1200 नंबर का रहा होगा, अगर स्कूल से किए होंगे तो आपका 500 नंबर का रहा होगा। उसके बाद आपको कितना मार्क्स मिला है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये आपका परसेंटेज है और यहाँ पे आपका क्या श्रेणी है वो आप लिख देंगे, फर्स्ट है कि सेकंड है, जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे आप अपना तिथि लिख देंगे। तो तिथि आप वही लिखेंगे जिस दिन आपका काउंसलिंग हो रहा है। यानी अगर आपको 29 को हो रहा है तो आप 29 लिखेंगे, या अगर 30 को हो रहा होगा तो आप 30 लिखेंगे, यानी 30/1/2024। उसके बाद नीचे आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ आपको जो है काउंसलिंग जो लोग करेंगे वो लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो एक चीज़ और छूट गया था, ये आपका फ़ोटोग्राफ्स है। तो यहाँ आपको एक फ़ोटोग्राफ चिपकाना है और फ़ोटोग्राफ के ऊपर आपको यहाँ पे एक सेल्फ अटेस्टेड करना है, यानी आपको अपना सिग्नेचर यहाँ पे करना है। तो आप फ़ोटो के ऊपर एक सिग्नेचर कर देंगे और आपका जो सिग्नेचर है वो चेहरे पे नहीं होना चाहिए, चेहरे से नीचे आपका होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो दोबारा वीडियो को देखेंगे, उसके बाद तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कि आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो हो सकता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा हो, तो लेकिन आपको देखना है क्योंकि आपको सही जानकारी लेके जाना है। अगर आप यहाँ पे सही जानकारी लेके नहीं जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा। और आपको पता ही है कि आप जो काम यहाँ पे 10 रुपये में एक प्रिंट आउट निकालेंगे, वहाँ आपको उसी प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको 20 रुपये भी लग सकता है। तो इसीलिए आप इत्मीनान से सारा चीज़ घर में कर लीजिए। और घर में करने के लिए आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखने के बाद ही फॉर्म को भरेंगे, तो आप लोग सही भर पाएंगे, तब जाके वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरी अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपको कौन कौन सा सर्टिफिकेट ले जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रमांक। तो पहले नंबर पे आप देख रहे हैं कि पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटोयुक्त प्रमाण प्रपत्र 1, यानी जो अभी आपको मैंने बताया प्रपत्र 1, वो उसको सही रूप से भर के ले जाना है। तो वो आपका एक हो गया। उसके बाद दूसरा आता है। दूसरा में आप देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा लिखित परीक्षा पर प्रारंभिक एवं मुख्य
हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी कि आपको दोनों ही एडमिट कार्ड ले जाने हैं, प्री का भी और मेंस का, दोनों का ही एडमिट कार्ड आपको ले जाना है। उसके बाद आपको ले जाना है मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण मूल अंक पत्र तथा प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, यानी आपको मैट्रिक या फिर फौकनिया का जो मार्कशीट है वो, और मैट्रिक या फिर आपका फौकनिया का जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका है जो आपका इंटरमीडिएट है या फिर 12th है उसका मार्कशीट, और अगर आप मौलवी किए हैं तो मौलवी का मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, यानी कि मूल प्रमाण पत्र, यानी मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट और मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट दोनों ही ले जाने हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी जो SC ST है उनको सिर्फ़ और सिर्फ जाति प्रमाण पत्र ले जाने हैं। इन सारे सर्टिफिकेट के साथ जाति प्रमाण पत्र ले जाने हैं, उनको और कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप पीछे EBC से आते हैं या फिर BC से आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ले जाना है, जिसमें आपका जाति और आवासीय का उल्लेख हो, यानी आपका जो क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका जाति भी लिखा होना चाहिए और आपका अस्थायी पता भी लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पे है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनका जो प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो जनरल में EWS कैटेगरी से आते हैं उन्हीं को ले जाना है और बाकी और किसी को नहीं ले जाना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का जो प्रमाण पत्र है वो आपको ले जाना है। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो उनका जो प्रमाण पत्र होता है वो आप लेके जाएंगे। उसके बाद अगर आप सरकारी सेवा में जॉब कर रहे हैं पहले से, तो पिछले 3 साल का आपका सेवा संबंधी प्रमाण पत्र आपको देना है। उसके बाद 11वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक अगर आप रह चुके हैं तो उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको ले जाने हैं। उसके बाद 12वें नंबर पे है फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र, जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज़ आप ले जा सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं और इन सारे डॉक्यूमेंट का आपको 3-3 फ़ोटोकॉपी निकालना है और तीन फ़ोटोकॉपी निकाल कर उनको 3 अलग अलग फ़ाइल बनाने हैं। और जो आपका प्रपत्र 1 है उसका भी आपको 3 फ़ोटोकॉपी निकालना है और तीनों को अच्छे से भरना है और 3 आपका अलग अलग फ़ाइल बनेगा। उसके बाद जो पेन ड्राइव में ले जाने की बात है तो आप इसको स्कैन कर लेंगे, आप ओरिजिनल को स्कैन करेंगे, फ़ोटोकॉपी वाले को नहीं, जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको आप स्कैन करेंगे। तो यहाँ जिस क्रम में दिया हुआ है आप सभी लोग जो पेन ड्राइव में डालेंगे तो उसको इसी क्रम में एक ही PDF में जो 12 डॉक्यूमेंट है 12 को आपको एक ही डॉक्यूमेंट में करना है। जैसे कि आप ये पेज देख सकते हैं, इसमें कितने पेज हैं। पेज नंबर 1 ये है, पेज नंबर 2 ये है और पेज नंबर 3 ये है, पेज नंबर 4 आपका ये है। तो इसी तरह से आपका पेज नंबर 1 पे आपका रहेगा प्रपत्र 1 और पेज नंबर 2 पे रहेगा आपका जो प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड है वो आपका रहेगा। तीसरे पेज पे जो मेंस का एडमिट कार्ड है वो रहेगा। उसके बाद चौथे पेज पे मैट्रिक का जो मार्कशीट है वो रहेगा और 5वें पेज पे आपका जो मूल प्रमाण पत्र है वो आपका रहेगा मैट्रिक का। तो उसी के अनुसार आप इसको PDF में एक ही PDF में डाल लेंगे और उस PDF का नाम आप अपने रोल नंबर जो भी होगा 100 या फिर 1000 245 यानी जो भी आपका रोल नंबर होगा
उस नाम से आप उस PDF को सेव करेंगे और अब एक पेन ड्राइव में डाल लेंगे और वो पेन ड्राइव आप अपना काउंसलिंग में लेके जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों को अपना फॉर्म कैसे भरना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दिए ताकि इस तरह के सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।